नमस्कार। इस दिल के एपिसोड में मैं आपको एक ऐसी शख्सियत के साथ मुलाकात कराऊंगा जिसने हिंदुस्तान में इतिहास रचा है। वो ऐसे लीडर हैं, एक आदिवासी समूह के लीडर हैं जो मुख्यमंत्री हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने अपने समूह के लिए और अपने प्रदेश के लिए ऐसे ऐसे काम किए हैं जो शायद जनता को नहीं पता। आपका स्वागत। अभी हाल ही में 22 जनवरी को अयोध्या में बड़ा भारी कार्यक्रम हुआ और राम राज्य की बात हुई। और एक तरफ तो राम राज्य की बात हो रही है और दूसरी तरफ सरकारें गिराई जा रही हैं। अभी बिहार में वहाँ राम राज और यहाँ आया राम गया राम, ये हिंदुस्तान में हो रहा है। और मुझे ऐसा पता चला है कि आपको भी टारगेट किया जा रहा है और ईडी आपको बुलाती रहती है, अक्सर बुलाती रहती है, समन भेजती रहती है। आपको मालूम है कि आपके खिलाफ केस क्या है? पहले तो हम लोग मिले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जहाँ तक वर्तमान राम राज को लेकर है, उसको आयोजित एक भव्य इवेंट की बात है और देश के अंदर राजनीतिक हलचलों की बात है। इसमें भी हम अछूते नहीं हैं, क्योंकि मैं भी एक सरकार चला रहा हूँ। और मैं कहूँगा कि मैं तो जिस दिन मैंने सरकार बनाई उसके 1 घंटे के बाद से ही हमारे यहाँ सरकार को कई ऐसे चुनौतियों का सामना करना पड़ा है जिसमें हमारे मुख्य विपक्ष के लोग हमलावर रहे हैं। लेकिन चुनौतियों को भी हम साथ किया है। सरकार बनी तो सबसे पहले कोरोना आया, लेकिन उससे पहले भी सरकार गिराने की प्रयास हुई। आप तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे जब भाजपा की सरकार थी, अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे ना, तो फिर आपने भाजपा छोड़ी क्यों? देखिए, राजनीतिक उतार चढ़ाव तो कई हम लोगों ने देखा। मूल रूप से हम लोग का आंदोलनकारी बैकग्राउंड है और आपको पता होगा कि लाख दुनिया के लोग कुछ कह ले, लेकिन अलग राज्य जो हमें मिला 2000 ईस्वी में, वो हमारे पिताजी की देन रही है, जिसको लेकर इन्होंने अपना बचपन, जवानी, बुढ़ापा दे दिया। उसके बाद झारखंड एक अलग प्रांत बना। इसके साथ कई राज्य भी बने थे, मध्य प्रदेश और 2-3 राज्य और बने। लेकिन जो इतिहास झारखंड का रहा बिल्कुल अलग रहा है। किसी ने हमें ये राज्य कोई एडमिनिस्ट्रेटिव नज़रिया से नहीं, कोई जातीय आधार पर नहीं, कोई भौगोलिक आधार पर नहीं मिला या ना बटा। जैसे बंगाल भाषा के आधार पर, उड़ीसा के आधार पर। यहाँ हिंदी बोली जाती है, अक्सर हिंदी बोली जाती है और भी बहुत सारे भाषाएं बोली जाती है हमारे यहाँ। लेकिन विशुद्ध रूप से हमारे राज्य के अंदर जो शोषण होता था, क्योंकि वहाँ सबसे अधिक गरीब पिछड़े तबके के लोग रहते हैं, और चूँकि आप जानते हैं इतिहास में हमेशा आदिवासियों के ऊपर, दलितों के ऊपर अत्याचार होते रहे हैं। और इसी का शिकार हमारे ग्रैंडफादर दादाजी को भी होना पड़ा था। सुना था वो एक प्राइमरी टीचर थे। हाँ, वो बहुत उसमें सरकारी प्राइमरी शिक्षक हुआ करते थे। लेकिन महाजनों का जो प्रकोप था हमारे, मुझे लगता है कि देश में अगर सबसे अधिक होगा तो हमारे राज्य में हुआ होगा। शायद इसी वजह से इतनी बड़ी लंबी लड़ाई हम लोगों की रही। हत्या हुई थी आपके दादाजी? बहुत मतलब दर्दनाक हत्या हुई थी। मतलब हमारे ग्रैंडफादर, अगर उनकी हाइट 5 फीट की होगी तो उनको बहुत छोटे छोटे पीस में काट दिया गया था। और
मुझे तो वो हमने कभी अपने ग्रैंडफादर को नहीं देखा, लेकिन फादर का जो संघर्ष का उस समय इतिहास है, आपके पिताजी की उम्र क्या थी जब ये हुआ हादसा? मुझे लगता है कि वो भी 15-16 साल के रहे होंगे। तो उससे उस समय से 20 उन्होंने सब कुछ छोड़ के फिर आंदोलन शुरू कर दिया। स्कूल छोड़ करके फिर उन्होंने इसके विरुद्ध में लोगों को इकट्ठा किया, लोगों को कहा कि तुम पढ़ो लिखो शिक्षित बनो तभी अधिकार मिलेगा। ये इनकी मुहिम चली। अंतोगत्वा देश के सरकारों ने इस बात को माना कि इनकी मांग जायज़ है और राज हमें मिला। और तब से सरकार के उतार चढ़ाव होते रहे। हमारे विपक्ष के लोग जो इस राज को अलग कराने के घोर विरोधी लोग रहे हैं, उनको सत्ता मिला, क्योंकि वो संख्या बल का ये था। कभी हम लोगों ने सत्ता की राजनीति की नहीं, लेकिन राज अलग होने के 20 साल के बाद जो राज की तस्वीर बदलनी चाहिए थी, वो बदलने के बजाय और बिगड़ते चली गई। फिर हम लोग चूँकि आंदोलनकारी समूह के लोग थे, तो फिर हम लोगों ने फिर नई लड़ाई शुरू की, अब सत्ता की राजनीति करनी है। और फिर हम लोग 2019 में एक तैयारी हमने बहुत ज़बरदस्त करी और अलायंस के साथ हम लोगों ने आज सरकार बनाया। आपके कितने मेंबर हैं असेंबली में इस समय? जेएमएम के लगभग हमारे एमपी अभी एक हैं, एमपी एक हैं, और असेंबली में? और असेंबली में हम 30 की संख्या में 30 और 17 कांग्रेस। हाँ, 17 कांग्रेस है, एक आरजेडी, एक लेफ्ट है। और टोटल असेंबली की स्ट्रेंथ 81 है। 25 भाजपा के 25 हाँ, 81 का स्ट्रेंथ है हमारे। हाँ, तो भाजपा के 25 है और 42 का ये है हाउस है। लेकिन सवाल आपने मुझे जवाब नहीं दिया कि आपने उस समय बाबूलाल मरांडी जी चीफ मिनिस्टर थे? नहीं, उस समय अर्जुन मुंडा जी थे। मुंडा जी से तो आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर? मैं डिप्टी। तो आपने सरकार क्यों छोड़ी? क्या है कि हम लोग स्टेट और रीजनल पार्टी हैं, और आमतौर पर ये देखा गया है और मैं महसूस करता हूँ, जैसे समंदर में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। समहाउ उस समय सरकार में मुझे इस बात का एहसास होने लगा था कि शायद हमारी पार्टी को नुकसान होगा, और उसमें हमें कई मंत्री विधायक को मुझे पार्टी से भी निकालना पड़ा था कि सरकार अगर इनके साथ चले तो फिर ये झारखंड मुक्ति मोर्चा बचेगा नहीं, फिर ये लड़ाई लड़ेगा कौन फिर गरीबों के प्रति। तो आप छोटी मछली से बड़ी मछली बनना चाहते हैं? हाँ, यही था। तो मैं आज भी बोलता हूँ, और हमें बहुत सतर्कता के साथ राजनीति करनी पड़ती है। मुझे इस बात का आश्चर्य है कि एक आदिवासी के होते हुए बिना कोई एम्पावरमेंट के आप इस पद तक पहुंचे। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि आपके पिताजी देखिए, दिनों के लिए फादर ने जब अलग राज्य का परिकल्पना किया, लोगों ने इस बात को कहा कि ये आदिवासी राज लेने की बात कहता है। लोग काफी मजाक और हंसी में लेते थे, लेकिन परिणाम लोगों के सामने है। वही जब मैंने सरकार बनाया तो मेरे साथ भी यही हुआ कि ये सरकार कहाँ चला पाएगा, ये तो 2-4 दिन में सरकार गिर जाएगी। और आज देखिए, सरकार के हम लगभग 4 साल पूरे करके 5वें साल में आ गए हैं। कई चुनौतियों, कई बाधाओं के साथ पॉलिटिकल उठापटक करने का प्रयास, फिर कई एजेंसियों का राज के ऊपर। ज्यादा आपको बहुत मोहब्बत लगती है एजेंसी की आपके साथ, कोई रोज के रोज आपको एक समन दे खैर, देते चुनौती हैं। तो हम लोगों ने बचपन से ही देखा है, इसमें कोई ये नहीं है। कुछ ये बताओ, लेकिन अभी सॉरी आपको मैं इंटरप्ट करना चाहता हूँ, ये जो आपको समन रोज आते हैं, कोई एफआईआर भी आपके खिलाफ है? यही तो खास बात है। पता नहीं, नियम कायदे कानून का तो हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, ना हमारे वर्गों में भी लोगों में इस तरीके के कानून के जानकार लोग हैं।
लेकिन जब हम लोग थोड़ा बहुत जो समझ पाते हैं कि कहीं भी कोई एफआईआर नहीं, कोई कानून के विरुद्ध में हमारा कोई नाम नहीं, फिर भी इस तरीके की एजेंसी कैसे इस चीज़ को स्थापित करने में लगी रहती है कि नहीं आपने कानून तोड़ा, आपने नियम तोड़े। तो बिना कानून पे ईडी आपको, बिना कोई एफआईआर के जिसमें आपका कोई नाम वाम नहीं, उसके बिना आपको ईडी रोज बुलाती रहती है, रोज समन नहीं, करती रहती मुझे है, लगभग 2022 से समन भेजती रहती है। सम्मन भेज रही है। और जब आप जाते हो तो सवाल यही होते हैं कि आप अपने बताइए, आपकी प्रॉपर्टीज कहाँ हैं, संपत्ति कहाँ है, किसके नाम पे है, बीवी के नाम पे है, ये सब पूछते हैं। सर मैं आपको बताऊं कि पहले तो मैं एक ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं जहां यदा कदा दो चार लोग ही कहीं जगह पर हैं। हाँ, विपक्ष के समूह में कुछ लोग हैं जो जगह पर हैं तो विपक्ष के उस बहाव में हैं तो चले आते हैं, लेकिन विपरीत परिस्थिति में जो अपने आप को स्थापित करता है उनमें से यदा कदा में से एक मैं हूँ। आज मेरे फादर भी राज्यसभा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। मुझे लगता है कि देश के वरिष्ठतम अगर टॉप 5 का नाम लेंगे तो उनका भी आएगा। इस राज्य, हमारे झारखंड प्रदेश में दुनिया के लोगों की नज़र उस राज्य के जमीन के अंदर जो छुपी खजाना है वो तो जरूर उनको दिखी, लेकिन उसके ऊपर रहने वाले जो आदिवासी दलित वो कभी इनको नजर नहीं आया। अभी से ही नहीं, देश आजाद होने से पहले भी, अंग्रेजों के समय की बात हो या उससे पहले की बात हो, और नतीजा ये हुआ कि आप पिछड़े के पिछड़े रह गए और बाकी लोग अमीर होते गए। देखो टाटाज हैं वो झारखंड में थे, जो टाटा जमशेदपुर शहर है वो भी झारखंड में है, बिरलाज हैं तो वो झारखंड में है, माइनिंग है तो वो झारखंड में है, फॉरेस्ट है 22% फॉरेस्ट हिंदुस्तान की झारखंड में है, अगर यूरेनियम है तो झारखंड में है, लेकिन आदिवासी गरीब का गरीब रहा। देश का 42% माइंस मिनरल्स हमारे स्टेट में है सर। टोटल देश में जितना है उसमें 42% हम ही करते हैं। जो कोयला है वही 32% है। कोयला का तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसिंग स्टेट है। तो आप मजदूरी करते हो, आपको कभी उसमें कोई नहीं 100% वहाँ के जो लैंडलॉर्ड है वहाँ के मजदूर में कन्वर्ट हो गए। हाँ। और स्थिति ऐसे रही है कि आज हमें सरकार खुद अपने ताकत पर, अभी जो हम लोगों ने कई ऐसे स्कीम्स निकाले, जैसे केंद्र सरकार अगर कहती है कि ये विश्व का सबसे बड़ा ताकतवर अर्थव्यवस्था में उभरे, तो राज्य नहीं उभरेंगे तो देश कैसे उभरेगा? तो ये तो राज्य को अपने अधीन करना चाहते हैं, हर राज्य को। और हमारा कहना है कि हमारा गांव मजबूत नहीं होगा तो राज्य कहाँ से मजबूत होगा? सही बात है। हमारा किसान मजबूत नहीं होगा तो राज्य कैसे मजबूत होगा? घूम फिर के जहाँ अर्थव्यवस्था की बात आने लगती है, अर्थव्यवस्था मुझे लगता है कि आज के दिन में चंद घरानों तक ही सीमित हो गई है। आप विकास के पैमाने ऐसे खींच रहे हैं जिससे हम साथ साथ में एक ऐसी खाई भी बनाते जा रहे हैं जिसमें आने वाला समय में हमारे भविष्य और जो हमारे जो डेवलपमेंट पैटर्न है वो कहीं ना कहीं खतरा मंडराता है। मैं अपने चूँकि ज़्यादा हमारे झारखंड में जंगलों में रहने वाले लोग, उसके आसपास रहने वाले लोग की तादाद अधिक है, लेकिन आज खेत में पानी की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं होती। आज मौसम ऐसे करवट लेता है, वक्त बेवक्त बारिश नहीं होने लगती है तो फसलें भी खराब हो रही हैं। जहां हम 5 साल 10 साल में सुखाड़ का मार झेलते थे, अब हर अल्टरनेटिव सालों में झेलते हैं, कभी कभी कंटिन्यूस ईयर में भी होता है। तो कहीं ना कहीं सरकार पर ये बोझ आने लगता है। तो ये मदद करते हैं आपकी केंद्र सरकार? अभी तो जो परिपाटी चल रही है कि अगर सहयोगी हैं तो सहयोग करेंगे, अदरवाइज, और अब तो और भी स्थिति खराब हो रही है। जीएसटी आने के बाद तो राज्य सरकारों को अपने रिसोर्स जनरेट करने के पावर भी खत्म हो गए। रहा कहाँ कसर, 1-2 कंपोनेंट है, पेट्रोलियम है, एक्साइज है,
एक्साइज में कुछ करो तो पता चला कि कुछ एजेंसी आकर के उनको काम अच्छा नहीं लगता है उनकी नज़रों में। और मैं तो ये बिल्कुल इसमें कोई बोलने में हिचकने की बात नहीं है। इतनी बड़ी व्यवस्था जब चलती है तो 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं चल सकती, कहीं ना कुछ एरर रहता है, और किस लेवल में होगा ये आप नहीं कह सकते। लेकिन आप इसको लेकर के आप बाकी चीज़ों को रोक देंगे तो फिर आपकी पूरी व्यवस्था ध्वस्त होने लगती है। तो ये बातें आपने सब रखी होंगी केंद्र हम लोगों सरकार ने के कहा सामने? है कि ये सरकारों की स्वायत्ता पर रखो, सरकार कैसे योजनाएं और किस तरीके से एग्जीक्यूट करेगी, क्योंकि हर जगह अलग अलग, ये कोई जरूरी नहीं है झारखंड का प्रॉब्लम गुजरात में हो, गुजरात का प्रॉब्लम उड़ीसा में हो, उड़ीसा का प्रॉब्लम यूपी में हो। सब अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से अलग अलग, कहीं की मिट्टी हार्ड है, कहीं की मिट्टी कमज़ोर है, तो बहुत सारी चीज़ें इश्यूज होती हैं। लेकिन इन सब चीज़ों का नज़रअंदाज रहता है। बहुत सारे इश्यूज पर केंद्र सरकार खुद से सारी चीज़ें थोप देती है। आपको फिनेंस कमीशन के द्वारा जो पैसा मिलना चाहिए वो मिलता है? बहुत प्रॉपर नहीं, जब इसीलिए राज्य सरकार के अंदर समय समय पर अनुपूरक बजट लाया जाता है। अनुपूरक बजट इसीलिए लाया जाता है कि केंद्र जो अपना ऐड देता है उसको जब तक आप हाउस में नहीं ले जा करके पुटअप करेंगे तब तक आप उसको फिर आप यूज़ नहीं कर सकते। वो आकर के एक अकाउंट में खड़ा रहता है, फिर हाउस में हम लोग उसको ले जाते हैं, फिर उसको डिस्बर्स करने का परमिशन लेते हैं।